जय हिंद साथियों, रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज फिर हाजिर हैं हम आपके सामने एक नई क्लास के साथ। इससे पहली क्लास आपने सभी साथियों ने आशा करता हूं देख ली होगी। और जिन साथियों ने अभी पहली क्लास को नहीं देखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो जिन साथियों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि पहले जाकर के पहली क्लास को देखें, तभी इस क्लास का जो टॉपिक है वो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। जो भी साथी अभी वीडियो से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्लासेस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और सभी हमारे साथियों को, जो भी हमारे साथी हेल्थ, रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर, या फिर किसी कंटेनमेंट बोर्ड में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, या फिर DSSS बोर्ड के अंतर्गत हेल्थ इंस्पेक्टर की या सैनिटरी इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन साथियों को इन क्लासों से बहुत, मैं आशा करता हूं कि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास में आपको लेकर के आया हूँ। ये समझिए जैसे आप कोई एक पेपर दे रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट या डिप्लोमा का, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हैं, साथ में आपकी थ्योरी के भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो पूरा आपको PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस की जो PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को स्पेशल क्लास की PDF चाहिए, जैसे इस क्लास की जो PDF है, जो मैं आपको क्लास कराता हूँ, उनकी जो PDF चाहिए, तो वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है 75 से स्टार्ट होगा, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और PDF आपको क्लासेस की रोजाना की जो PDFs हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, प्रति क्लास की बिल्कुल फ्री PDF है, कोई चार्ज आपको नहीं देना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जो बुक्स की PDFs हैं उनमें तैयार होने में टाइम लग रहा है। 5 बुक्स की जो PDF है वो 1000 पेज बुक्स हैं, लगभग 1000 पेज है लगभग, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे समय दीजिए। और वो आपको बहुत सारे साथियों को कमेंट आ रहे थे उसका चार्ज क्या है, तो देखिए चार्ज तभी बताया जाएगा जब वो PDFs आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन हमारी क्लास रहने वाली है और आज ये हमारी सेकंड क्लास है, जिसको आप अच्छे से, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको प्यार देंगे और इसमें अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। ये हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन हैं। ये PDF में मैंने क्लास आज तैयार कराई थी, जो कि एक आपका डिप्लोमा का पेपर आता है, सेम उसी तरह इस पेपर को तैयार किया गया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी में सभी हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और कुछ आपके थ्योरी बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक पर भी हम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है कि नारू रोग का रोग जनक है। एक रोग होता है जिसका नाम होता है नारू, तो नारू रोग जो है उसका रोग जनक कौन है? वो रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या फिर कृमि के कारण? बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने है, जीवाणु और आपका कृमि, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है उसके कारण आपका कौन सा रोग होता है? नारू रोग होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अभ्यर्थी हमारे, बहुत ही साथी इसको आसानी से बता सकते हैं। हमारा जो हम BP चेक करते हैं, BP नापते हैं, तो हमारा नॉर्मल जो BP होता है, हमारे शरीर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, BP की फुल फॉर्म होती है ब्लड प्रेशर, और हिंदी में इसको बोलते हैं रक्तचाप। तो इसका जो औसत होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 आपका दे रखा है 180, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 100 से 160 और 160, और ऑप्शन नंबर C है आपका 140 और 100, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों को पता होगा, बहुत सिंपल सवाल है आपका, 120/80। ठीक है, यानी कि आपका जो उच्चतम रक्तचाप होता है वो 120 होता है। ठीक है,
और जो लो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, वो आपका 80 होता है। ठीक है, हाई बीपी आपका 120 नॉर्मल, और लो बीपी आपका 80। अगर 80 से नीचे अगर बीपी होता है किसी व्यक्ति का तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, उसका लो हो रहा है। और अगर किसी व्यक्ति का बीपी 120 से ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो हाई हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किस कुल का पादप है? तंबाकू किस कुल का पादप है? ठीक है, जो तंबाकू होता है वो किस कुल का पादप होता है? नंबर 1 है आपका मालवेसी, नंबर 2 है लिलेसी, नंबर 3 है आपका सोलेनेसी, और नंबर 4 है आपका फैबेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फैबेसी। तंबाकू जो है किसका पादप है? वो आपका फैबेसी का पादप है। ठीक है, और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, मदिरा का मुख्य घटक है जो आप शराब का इस्तेमाल करते हो उसका सूत्र क्या है? वो रासायनिक किन किन चीज़ों से मिलकर के बनाई जाती है, तो उसका मुख्य घटक क्या है? मदिरा का मुख्य घटक आपसे इसमें पूछा जा रहा है, मदिरा का मुख्य घटक क्या है? तो बताइए मदिरा का मुख्य घटक इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर का C2H5OH, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, C2H5OH ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन की कमी से रोग होता है। जो आयोडीन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है बताइए? आयोडीन की जो कमी है उससे आपका कौन सा रोग होता है? तो सभी साथी बताएंगे, इससे आपका रोग होता है घेंगा। आयोडीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है क्या? घेंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको थ्योरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये हमारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं। अभी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अफीम पादप वैज्ञानिक नाम क्या है? अफीम का जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि हम एक भाषा में कह सकते हैं कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपेवर। ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अफीम का वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो आपको पूरा बताना है। पेपेवर क्या हो जाएगा? पेपेवर ये हो जाएगा आपका पेपेवर सोमेनिफेरम। ठीक है, इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन है, वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? वसीय यकृत आपका क्या है? वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? तो मदिरा के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है। ठीक है, जो आपके लीवर पे इन्फेक्शन होता है या लीवर में जो कमजोरी आती है, फेफड़े आपके खराब हो जाते हैं, वो किसके कारण? मदिरा के कारण। जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में शराब, और इसी को बोल देते हैं दारू। तो ये क्या है? मदिरा। वसीय यकृत रोग किसके कारण होता है? मदिरा के कारण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ या हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू में क्या पाया जाता है आपका? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, सभी साथियों को पता होगा क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है आपका। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? जिससे हम रक्तचाप नापते हैं, जिससे हम बीपी नापते हैं मनुष्य का, उस यंत्र का क्या नाप होता है, क्या माप होता है, सॉरी क्या नाम होता है? तो उसका नाम जो होता है, वैसे तो हम हिंदी में उसको बोल देते हैं रक्तचाप मापी, और वैसे इसका नाम अगर डॉक्टर भाषा में बताया जाए तो इसको बोलते हैं स्फाइग्रोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फाइग्रोमैनोमीटर। ये इसका नाम होता है किसका? ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारू रोग के रोग जनक का नाम लिखो। नारू जो रोग होता है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका नाम लिखो। तो उसका प्रोटोजोआ का नाम क्या हो जाएगा? उस प्रोटोजोआ का नाम है आपका ड्रेक नकुलस मेडिनेसिस। ये प्रोटोजोआ है जिसके कारण आपका नारू रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा विस्तार में है आपका, संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है? यानी कि आपसे पूछा जाए कि संतुलित भोजन तथा कुपोषण क्या होता है, इनको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इनकी क्या परिभाषा है? तो देखिए, संतुलित भोजन की अगर बात की जाए तो वह भोजन
जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हों, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? जिस भोजन के अंतर्गत सभी पोषक तत्व जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, अगर वो सभी शामिल होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे संतुलित आहार या संतुलित भोजन। ठीक है, इसके बाद दूसरा ही टॉपिक था इसमें कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? तो देखिए, कुपोषण का हम आप बात करें तो कुपोषण होता है को लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, संतुलित भोजन, अगर किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन ना मिले, लंबे समय तक वो किसी एक पोषक तत्व की कमी को झेलता रहे तो उसके अंदर कौन सा रोग हो जाता है? कुपोषण का रोग हो जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कुपोषण। अगर हमें कोई पोषक तत्व जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है और वो लंबे समय तक साल भर 6 महीने तक हमें लगातार उसकी मात्रा नहीं मिल पा रही है तो फिर हमारे अंदर एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उनसे जो रोग होते हैं हमारे शरीर में उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगले पेज पर चलिए। अगले पेज पर ये दे रखे हैं, नंबर 1 होता है बच्चों का शरीर सूजकर फूल जाता है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होता है? बच्चों का शरीर सूजकर फूल जाता है। नंबर 2 क्या प्रभाव पड़ेगा? उसे भूख कम लगती होगी। ठीक है, पहला तो हम कोई बच्चा है उसका शरीर क्या होगा? सूख कर क्या हो जाएगा? फूल जाएगा सूज करके। दूसरा, उसको भूख कम लगेगी। इसके बाद तीसरा है आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसका जो है स्वभाव कैसा होगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो बात बात पर आपसे चिढ़ने लगेगा। इसके बाद त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार हो जाती है। ठीक है, त्वचा जो है वो पीली पड़ जाती है, किसी की शुष्क हो जाती है और काली पड़ जाती है। इसके बाद अगला है शरीर सूख करके क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। नंबर 6 है आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, अब अंदर धस जाती हैं, यानी कि जो आंखें होती हैं उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं और आंखें अंदर की तरफ धस जाती हैं। तो ये प्रभाव आपके पड़ते हैं किससे? विटामिन की कमी से शरीर में। पूछ लेता है, इनमें से एक दे देगा, 4 ऑप्शन अलग होंगे, पूछ लेगा बताइए विटामिन की कमी से शरीर में कौन सा इफेक्ट पड़ता है, कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो इनको आपको याद रखना है, इसलिए मैं ये थ्योरी क्लास लेकर के आया हूँ ताकि आपके थ्योरी के क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे आज की क्लास में। पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? अगर कोई पानी है जिसको हम पीने योग्य मानते हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पानी पीने योग्य है? उसके क्या गुण हमें चेक करने हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये पानी जो है हमारा पीने योग्य है। तो देखिए, पीने योग्य जल के गुण ये दे रखे हैं। नंबर 1, जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। पहला गुण तो यह है कि जल में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है जल का पीएच मान जो है वो संतुलित होना चाहिए। ठीक है, उसका जो पीएच मान का लेवल है वो सही होना चाहिए। नंबर 3 है जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। नंबर 4 है जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। ऐसी वस्तु ना हो जल के अंतर्गत जो हमें आंखों से दिखाई दे रही है और उसके बाद भी हम उसका सेवन कर रहे हैं तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, जल से ही संबंधित है आपका, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। यानी कि ये पूछ रहा है कि दूषित जल के क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं, दूषित जल को पीने से या उसका सेवन करने से क्या क्या दिक्कतें हमें हो सकती हैं। तो नंबर 1, यदि दूषित जल का उपयोग पीने के काम में लेते हैं तो हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। पहला पॉइंट इसका कह रहा है कि अगर हम दूषित जल का उपयोग पीने के लिए करेंगे तो हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियां होने का खतरा रहता है। दूसरा क्या है? दूसरा है दूषित जल में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जा सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें हैजा, पेचिस और दस्त जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी होने का खतरा होता है। ठीक है, जिससे आपकी कई सारी बीमारियां बन जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, फ्लू हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया
और आपका पीलिया हो गया। ये सब बीमारियां किससे बनती हैं? गंदे पानी से। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा आजकल टाइफाइड सबसे ज़्यादा बनता है। तो टाइफाइड किस वजह से बनता है? खराब पानी की वजह से। हमारा जो पानी है वो हम पानी का सेवन फिल्टर के द्वारा नहीं कर रहे, अच्छे से साफ सुथरे पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, आजकल टाइफाइड बहुत बड़े स्तर पर फैल रहा है। इसके बाद चौथा पॉइंट है बाला नारू रोग। कभी राजस्थान में गंभीर समस्या था। इसका रोगजनक ड्रैकन मेडिनेसिस नामक कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे हमेशा परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे दूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में फैल जाता है। ठीक है, ये बाला नारू रोग की बात हो रही है। ठीक है, ये भी जल के द्वारा ही फैलता है। अगला क्वेश्चन, अफीम के दूध में कौन से एल्कोलाइड पाए जाते हैं? ठीक है, अफीम के जो वो हैं दूध में कौन से एल्केलाइड पाए जाते हैं? तो देखिए, अफीम के दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलाइड पाए जाते हैं, जो मुख्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 मार्फिन, नंबर 2 आपका कोडीन, नंबर 3 निकोटीन, और नंबर 4 आपका सोमनिफेरिन, और नंबर 5 पेपेबरिन। ठीक है, ये कुछ मुख्य आपके एल्केलाइड हैं जो किस में पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं। किसके? अफीम के। तो ये आपको अगर इसकी थ्योरी की पीडीएफ यहाँ अगर थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, मैं मानता हूँ, तो आपको अगर इसकी थ्योरी की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। पूरी आपको क्लियर पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, अगला है आपको तंबाकू से होने वाली हानियां या फिर नुकसान। हम जिस तंबाकू का सेवन करते हैं उससे हमको क्या क्या हानियां होती हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन ना बने। आप इन क्लासों को देख लेना, पेपर देने के बाद हर क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, चाहे रेलवे की बात कर लो, चाहे DSSB बोर्ड की बात कर लो, ये सभी क्लासेस से आपको 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक एक क्लास से देखने को मिल जाएंगे। बेशक क्लासेस छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी क्लासों से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मैं वही सिलेबस आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो तंबाकू से होने वाली हानियों में पहली हानि है तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना होती है। प्रत्येक बच्चा जानता है। पहला पॉइंट आपका बताया, तंबाकू के लगातार सेवन करने से क्या होता है? आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, अगर कोई गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसका जो भ्रूण है उसके अंदर जो बच्चा है उसकी क्या हो जाती है? वो कमजोर हो जाता है, और उसकी जो गति है वो मंद पड़ जाती है, यानी कि उसकी जो हार्ट बीट है वो कमजोर हो जाती है। तीसरा है, तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देते हैं, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। यानी कि व्यक्ति को तंबाकू के सेवन से 2 समस्याएं होती हैं, एक तो बीपी की समस्या हो जाती है, दूसरा हार्ट बीट की, यानी कि हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। चौथा पॉइंट है, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, उनको नष्ट करके ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, अगर हम सिगरेट के जो धुआं है उसको अंदर उसका सेवन करें, सिगरेट के धुएं को ज़्यादा अंदर लें शरीर के अंदर, तो उसमें एक पाया जाता है वो जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण हमारी जो आरबीसी है, लाल रुधिर रक्त कणिकाएं, वो क्या होती हैं? उनसे ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण का कारण लिखिए। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, इसको ध्यान में नहीं देना है। ये अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के रोग क्या है, इसके लक्षण की रोकथाम लिखिए। ठीक है, ये भी आपके काम का नहीं है। जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही करेंगे बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं? ये भी आप छोड़िए, ये भी आपके काम का नहीं है। यहाँ से आप पढ़ते हैं, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, ये जो है ये नहीं है, यहाँ से हम देखेंगे नीचे की तरफ। तो देखिए, ये हमारा क्या है, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। ठीक है, तो ये इधर विटामिन दे रखी हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग
और इनके लक्षण दे रखे हैं कि कौन सा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहला क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए से मैंने कल की क्लास में ही बताया था कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। और रतौंधी रोग होने के लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है, तो इसमें आपको पता चलता है प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, हमको कम दिखाई देने लगता है। उसके बाद दूसरी है आपकी थाइमन, या जिसको हम बोलते हैं थाइमिन, यानी कि विटामिन 12। विटामिन 12 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसके कारण आपका कौन सा होता है, बेरी, जिससे क्या होता है, हृदय धड़कन कम और पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। जो विटामिन 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, जिससे हमारी जो हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है और हमारे अंदर तंत्रिकाएं, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद है राइबोफ्लाविन, यानी कि जिसको बोलते हैं विटामिन B2। ये इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, इसके द्वारा आपका, इसको बोलते हैं विरोसिस या राइबोफ्ले, जो मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, स्मृति में कमी, ठीक है, आपके जो होठ फट जाते हैं, होठ की जो त्वचा है, मुख की जो त्वचा है मुंह के किनारे पर वो फटने लगती है, उसको बोलते हैं विटामिन 2 की कमी के कारण। एक है आपका नियासिन, इसको बोलते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 के कारण कौन सा रोग होता है आपका, पेलेग्रा, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, ये किसके कारण होता है, ये आपका विटामिन B3 के कारण होता है। इसके बाद पांचवी विटामिन है आपकी एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको बोलते हैं हम क्या, विटामिन सी। विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है, इसके कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी का मतलब मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकते बनना, ठीक है, जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें ब्लड आ जाता है, विटामिन सी की कमी के कारण आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। कैल कैल्सीफेरोल, विटामिन डी, इससे कौन सा रोग होता है, रिकेटस, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटने पास आ जाते हैं, ठीक है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो आपकी मुड़ जाती हैं और जो आपके घुटने होते हैं पैरों के वो मिलने लगते हैं आपस में। इससे आपको ध्यान रखना है, इस रोग से आपकी मेडिकल भी खराब हो सकता है। फोर्थ लाइन में आपके जब घुटने चेक किए जाते हैं तो घुटने आपस में टकराने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, PDF में आप इसको देख लेंगे, ठीक है। आगे चल लेंगे, ये आपके काम का नहीं है, पहले ही मैंने इसको काट दिया था, ये भी आपका काम का नहीं है। अब देखते हैं ये, जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका क्या, विटामिनों की कमी से हम रोग ग्रसित हो जाते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल सी की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें से बताइए। ऑप्शन 1 रतौंधी, ऑप्शन बी आपका स्कर्वी, ऑप्शन सी आपका पेलेग्रा, ऑप्शन डी बेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की, एंडिलन ग्रंथि की, जनन ग्रंथि की या थायराइड ग्रंथि की। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से थायराइड जो ग्रंथि है उसकी क्रिया क्या होती है, मंद हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 1 2 3 4। तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में जल आपका पाया जाता है, ठोस, द्रव और आपका गैस। देखते हो ना, एक आपका क्या होता है, बर्फ होता है, पहले बर्फ के बाद ये क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, उसके बाद ये क्या बन जाता है आपका, गैस बन के, भाप बन के, वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ये जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 4 है आपका मदिरा, जिसको हम शराब कहते हैं, के प्रभाव से होने वाला मुख्य रोग क्या है। शराब के प्रभाव से कौन सा रोग होता है, तो अभी हम पढ़ के आए थे थ्योरी में, बस ये यकृत, ठीक है, हमारे लीवर पर कमजोरी आ जाती है, हमारा लीवर खराब हो जाता है, ठीक है, ये हमारे शराब के कारण होता है। नंबर 5 है आपका, निम्न में से जंक फूड है, इनमें से कौन सा ऐसा जंक फूड है जिनको हम फास्ट फूड भी बोलते हैं, या तली हुई चीजें जो हम बाहर से होटल वगैरह या रेडी या ठेली वगैरह पर खाते हैं। तो ऑप्शन ए बर्गर, पिज्जा, चिप्स। तो ये तीनों क्या हैं, तीनों आपके जंक फूड हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, स्टीफन हेल्स ने पहली बार निम्न में से किस जंतु का रक्तचाप मापा था। जो स्टीफन हेल्स थे उन्होंने जब ब्लड प्रेशर मापन यंत्र का आविष्कार किया तो पहली बार किस व्यक्ति का उससे किस जानवर का जो है रक्तचाप मापा था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, घोड़ा।
और घोड़े के रक्तचाप सबसे पहले नापा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस होती है। अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं थ्योरी में, आप सभी कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस होती है, जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें कौन सी गैस उपस्थित होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हमने अभी पढ़ा था, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है किसमें, सिगरेट के धुएं में। अगला क्वेश्चन है आपका, कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। जब कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जाता है तो उसमें फास्फोरिक अम्ल का निर्माण फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो सीधा दांतों पर प्रभाव करता है, जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, सफेदी के लिए गोभी पर निम्न में से छिड़काव किया जाता है। जो गोभी होती है, फूल गोभी, उस पर फूल को सफ़ेद रखने के लिए, वाइट रखने के लिए किसका विस्तार किया जाता है, उस पर हम किस चीज़ का विस्तार करते हैं, उस पर हम जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग उस पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्यु दंड देने की सिफारिश किस समिति ने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नकली दवाओं पर धंधा करने वालों को मृत्यु दंड देने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई। तो एक तो थी आपकी आस लेकर समिति, एक थी मान से लेकर समिति, और एक थी रा से लेकर समिति, और का से लेकर समिति। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, मां से लेकर समिति, ठीक है। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में यहीं तक टॉपिक करते हैं हम, यहाँ से आगे करेंगे अगली क्लास में कंटिन्यू। तो देखिए, ज़्यादा बड़ी क्लास रिकॉर्ड करना और फिर उसको अपलोड करने में थोड़ी समस्या रहती है, इसलिए छोटी छोटी क्लास आपको भी आसानी रहेगी पढ़ने में और समझने में, इसलिए मैं छोटी क्लास लेकर के आ रहा हूँ। बाकी यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे नई क्लास के लिए। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिए और सभी साथियों तक शेयर कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है और मेरी द्वारा दी हुई क्लासेज आपको अच्छी आ रही हैं तो कमेंट में ज़रूर आप थोड़ा थैंक्स और सपोर्ट करें, और मुझे ज़रूर बताएं अपने ऑब्जर्वेशन, अपना जो सजेशन है वो आप मुझे देते रहें। अगर क्लास सही लग रही है या उसमें कुछ बदलाव करना है या किस तरह से टॉपिक लेकर के आने, आप अगर सजेशन देंगे, वो सजेशन अगर सही होंगे आपकी परीक्षा की स्थिति के अनुसार, तो मैं उनको ज़रूर शामिल करूँगा। वैसे मैं जो क्लासेज लेकर के आया हूँ वो रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर में जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्लास लेकर के आ रहा हूँ। पहला ही टॉपिक उसमें दिया था फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण और खाद्य पदार्थ। तो उसी से संबंधित ये क्लास, कम से कम 5 क्लास आपकी इस टॉपिक पर रहेंगी। टोटल आपके 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से रहेंगे। 5 क्लास हम इससे करेंगे, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। इस तरह से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लासेस की तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में अगर बुक्स की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप क्लास देखते रहिए। मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।